नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज आपको अपने उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित ग्राम पीपलधार चौखुटिया से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिताजी की जीवनी पर आपसे उनकी जीवनी को 3 भागों में दिखाने का वादा किया था, उसी के तहत आज मैं दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और यह दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है माता के पत्र, द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक पुत्र के नाम। और वो सैनिक और कोई नहीं, मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्री लक्ष्मीदत्त जोशी जी थे। तो मित्रों, पहले एपिसोड में भाग 1 में मैंने आपको उनके जन्म, भर्ती, बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ हो गया था, तो इनको भी 1940 के आरंभ में ही, उस समय ब्रिटिश सेना के अंदर में थे, बंगाल इंजीनियर ग्रुप रुड़की से इनको कराची बंदरगाह के लिए रवाना कर दिया गया था। और वहाँ से फिर इनको पानी के जहाज़ के द्वारा आगे युद्ध स्थल पर ले जाया जाना था। तो कराची से युद्ध स्थल इनका कोई एक देश नहीं था, उसमें ये ईरान, इराक, पर्शिया, फ़लस्तीन, यरूशलेम, उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी जो देश थे, अरब कंट्रियाँ सारी थी, दक्षिण अफ्रीकी देश, इथोपिया, सूडान, जाम्बिया, नामीबिया आदि कई सारे देश थे, जिनमें युद्ध के दौरान इनको आदेश के अनुसार स्थान स्थान पर युद्ध के लिए ले जाया गया। और मेरे पिताजी की सबसे बड़ी जो बात ये थी कि वो जब 1940 के आरंभ में जनवरी में युद्ध के लिए गए थे, तो उसके बाद जब सितंबर 1945 में युद्ध समाप्त हो गया था मित्र राष्ट्रों की सेना की विजय के साथ, उसके बाद ही वो भारत वापस आए थे। अब कराची बंदरगाह से 1940 में आगे जाने से लेकर के 1945 के बीच में क्या क्या घटित हुआ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें ज़्यादा पत्रों का ही हवाला है। तो जो पत्र यहाँ से गए थे मेरे पिताजी के पास, उसमें कुछ उन्होंने संभाल के रखे हुए थे और कुछ गुम हो गए होंगे या नहीं संभाले होंगे। और जो वहाँ से यहाँ उनके पत्र आए थे, उनका तो कोई पता नहीं। अब जो पत्र मेरे पास आज की डेट में हैं, उनमें क्या क्या खबरें होती थी, यहाँ से क्या खबरें जाती थी, वही मैं आपको बता पाऊँगा। क्योंकि यहाँ से जो उनकी माताजी लिखवा के पत्र भेजती थी, उन्हीं का हवाला मैं आपको दिखाऊंगा भी और उनकी मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा भी। तो आइए, सबसे जो पहला पत्र है, वो जैसा कि आप देख रहे हैं, 21 जनवरी 1941 का है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डेट लिखी हुई है 21 जनवरी 1941 और माघ के 8 गते थे उस दिन। तो ये उनका पहला पत्र यहाँ से जो गया था वो उनके पास मिला था। और इसमें क्या क्या समाचार थे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें उस समय के मुताबिक सभी को यहाँ से जो उनसे सीनियर थे उनकी आशीर्वाद लिखी गई है उनको, और जो उनके जूनियर थे उनकी ओर से प्रणाम लिखी गई है, और पूरे गांव पड़ोस आदि के कुशल लिखे गए हैं। और
इसमें ये भी लिखा गया है कि उनके बड़े भाई गौरी दत्त जी बीमार हैं और 10-15 रुपये उनके इलाज के लिए भेज देना। पंडित भवानी दत्त बुधोड़ी जी, जो यहाँ ग्राम सभा दिगौत के बुधोड़ी बाखली के उस जमाने के जाने माने वैद्य हुआ करते थे, उनके द्वारा उनका इलाज चल रहा था। और साथ में उस ज़माने में क्या था कि जब सेना में जो भी लोग जाते थे तो उनको समय नहीं मिल पाता था कि वो अपने घर के लिए मनी ऑर्डर कर सकें। तो उनको पैसे जिसको भिजवाने होते थे अपने पिताजी के नाम, अपनी माताजी के नाम या भाइयों के नाम से, तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस में लिखा देते थे कि इतने पैसे मेरे फलां फलां को मेरी पे में से काट के भेजे जाएं। और सेना का बंदोबस्त था कि सेना मनी ऑर्डर के द्वारा उन पैसों को उस नाम तक पहुंचाती थी, पोस्टल सर्विस के द्वारा। तो मेरे पिताजी ने अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर यानी कि 1940 से ही उन्होंने 15 रुपये अपनी माताजी के नाम से कटवा दिए थे और वो 15 रुपये आने शुरू हो गए थे। और उसकी भी उन्होंने इस पत्र में जानकारी दे रखी है कि वो जो 15 रुपये थे उनमें से एक बार 60 रुपये और एक बार 30 रुपये, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक बार 60 रुपये और एक बार 30 रुपये मिल चुके हैं। और जैसे जैसे बाकी मिलते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ये लिखा हुआ था। और साथ में मेरे पिताजी से जो बड़े भाई थे उनका नाम था नारायण दत्त जोशी जी। तो उनकी शादी के बारे में भी पिताजी ने अपने पत्र में पूछा होगा कि भाई साहब की शादी का क्या हो रहा है। तो उनकी शादी के बारे में बताया था कि उनकी शादी के लिए हम लोग लड़की ढूंढ रहे हैं और गर्मियों तक उनकी शादी हो जाएगी और आप जो है फ़िलहाल घर के खर्चे के लिए 100 रुपये भेज देना। तो ये उनके पहले पत्र का हवाला था। और उसके बाद जो दूसरा पत्र जो है वो उन्होंने भेजा है, यहाँ से भेजा है, वो 21 जुलाई 1941 का है। ये 21 जुलाई 1941 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इसका लिफाफा है। और लिफाफे में उस समय टिकट भी लगती थी। टिकट अब इसी में देखिए आप, ये 2 आने का टिकट लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2A मतलब 2 आना। और 1 आना होता था 3 पाए का, 3 पाए का होता था 1 आना। तो ये 2 आने की टिकट लगी है। और लेटर भी 2 किस्म के होते थे। यहाँ से ये अब देखो इसमें सूडान लिखा है, उस समय पिताजी सूडान में थे, ये सूडान अफ्रीका के लिए लिखा हुआ है। ये नॉर्मल पत्र है, इसको टाइम लगता था जाने में। और एक पत्र होता था जो एयरमेल लिखा होता था, वो जल्दी जाता था, उसमें पैसे ज़्यादा लगते, उसमें 8 आने लगते थे, यानी कि आज के 50 पैसे के बराबर। तो जो दूसरा पत्र था मित्रों, इस पत्र में उस समय क्या था, ये ब्रिटिश सरकार थी, हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो हर पत्र में ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो लिखना अनिवार्य होता था। अब ये लगा लीजिए आप कि उस समय अंग्रेज़ों का कितना प्रेशर होता होगा जनता पर कि उनकी जय भी लिखना पड़ता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक पत्र में 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार यहाँ पर ये देखिए आप, ये ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो। तो दूसरी बार यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार की जय मनाते रहें। तो ब्रिटिश सरकार की जय लिखना उस समय बहुत ज़रूरी था। और साथ में उन्होंने इसमें अकाल का भी वर्णन किया है कि अकाल पड़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और 7 नाली के धान है, मतलब 1 रुपये में 7 नाली धान आ रहे थे। और 1 नाली का मतलब है 2 किलो, 1 नाली में 2 किलो आता है। तो इसका मतलब धान जो है 1 रुपये में 14 किलो आ रहे थे। और 1.25 नाली के चावल हैं और 4 नाली के गेहूं हैं। गेहूं मतलब 1 रुपये के 4 नाली, यानी कि 8 किलो। और साथ में माताजी का लिखा हुआ है कि माताजी की तबीयत ख़राब है
और ये भी लिखा हुआ है कि आप अपना ख्याल रखना और ब्रिटिश सरकार की जय मनाते रहना। तो ये दूसरे पत्र में है। और माताजी जो है उनकी पिताजी की उसमें श्वास की उनको बीमारी थी, दमा यानी कि अस्थमा जिसको कहते हैं, और उसके कारण वो परेशान रहती थी। और अभी पिताजी हमारे शादीशुदा नहीं थे, ये करीब 19-20 साल ही उनकी उम्र थी। और उसके बाद जो तीसरा पत्र आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीसरा पत्र है और ये 22 नवंबर 1941 का है। और इसमें जो है ये जो छपा हुआ है इसमें लिखा है 1 आना 3 पाई, 1 आना 3 पाई का है ये। और इसमें ये 4 आने का एक वो भी लगा हुआ है, टिकट भी लगा हुआ है। इसमें एड्रेस छिप गया है कि ये उस समय कहाँ पर किस देश में थे वो। और इस पत्र की जो मोटी मोटी बातें थी उसमें माताजी की ओर से उनके लिखा गया है कि मैं आपके दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अपना ख्याल रखना, हमारी चिंता मत करना, हम लोग साथ ही रहते हैं। और बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। इस समय महंगाई अभी भी चरम पर है। 6 नाली के धान हैं और 6 नाली का ही मडुआ है, 3.25 नाली के गेहूं हैं, 2.5 नाली के चावल हैं। और वो जो उनके भाई साहब थे नारायण दत्त जी, मेरे पिताजी से बड़े, उनकी शादी की बात पिछले पत्र में जो हुई थी उसमें इस बार लिखा है कि उनके लिए लड़की हमने रानीखेत के पास किसी कोटुली गांव में ढूंढ ली है और रिश्ता पक्का कर दिया है। और 200 रुपये, उस ज़माने के 200, लड़की के पिता को खर्चा देना है। उस ज़माने में लड़की के पिता को थोड़ा बहुत खर्चा देना होता था, जितना मांगता था तभी रिश्ता पक्का होता था। और 200 नाली के जो है 200 रुपये के उन्होंने जेवर भी मांग रखे हैं। 200 रुपये खर्चा मांग रखा है और 200 रुपये जेवर भी मांग रखे हैं। और 100 रुपये कोई अन्य मदों में खर्च होगा करके ये बताया है उनको। मतलब बताने का मतलब यही है कि इतना पैसे का आपको बंदोबस्त करना ही करना है, क्योंकि गाँव में उस समय कोई पैसे की इनकम के साधन थे नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। और शादी का कह रहे हैं कि 20-25 गते तक ज़रूर करेंगे माघ के महीने में। माघ मतलब ये आपका जनवरी फरवरी का महीना होता है और ये 1941 का है, तो उस समय हम शादी ज़रूर करेंगे। और घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, 1 पाई भी नहीं है। और जो साहूकार लोग हैं वो 1 पाई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि साहूकारों ने जिन लोगों को पैसा दिया था वो ब्याज तो छोड़ो, लेकिन उनकी जो मूल राशि है उसको भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए साहूकार अब कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपके पास जितना भी पैसा होगा आप उसको भेजें ताकि यहाँ शादी की तैयारी की जा सके। लेकिन उसमें उनको आने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप भी शादी में आएँ छुट्टी लेकर के, तो तभी अच्छा लगेगा। और मेन डिमांड जो है वो पैसे की हो रही है। तो अभी आपको मैं चौथे पत्र की ओर ले जाता हूँ। जो चौथा पत्र है ये 25 दिसंबर 1941 का है। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 25/12/1941। तो इस पत्र में भी ये भी नॉर्मल पत्र है और इसमें 8 आने का टिकट लगा हुआ है ये, और एक 3 पाई का लगा हुआ है। और लिफाफा तो है ही है 1 आना और 3 पाई का। तो ये टोटल हो गया आपका 8 आना, 9 आना और 6 पाई का हो गया टोटल मिला करके उस ज़माने में। तो इस पत्र की जो ख़ास बातें थी वो ये है कि वही ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो। देखो टॉप में लिखा हुआ है हेडिंग में, ये टॉप में यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो। तो ये लिखना अनिवार्य होता होगा उस समय। उसके बाद इसकी जो मेन बातें हैं वो सभी की कुशल मंगल, और माता जी की बच्चे को बहुत चिंता हो रही है, ये लिखा है। पत्र तो उनके भाई साहब ही लिखते थे, माता जी नहीं लिखती थी। और साथ में ये लिखा है कि जो माघ में बड़े भाई की शादी होनी थी अब वो बैसाख में होगी। कन्या 12 साल की है और बाकी जो खर्चा उनको पहले बता ही रखा था, 200 रुपये खर्चे के देने हैं लड़की वालों को, 200 के जेवरात देने हैं और 100 रुपये अन्य मदों में खर्च होगा करके। तो यही इस चौथे पत्र की बात थी।
उसके अलावा पाँचवां जो पत्र है, पाँचवां पत्र ये है आपके 10 मार्च 1942 का। और इस पत्र में भी ये देखिए आप, ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो। और ये डेट लिखी हुई है 10 मार्च 42, मुकाम बोनीगाड़। तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, वर्षा का और महंगाई का ही इन्होंने बातचीत कर रखी है। और साथ में विवाह की डेट बता दी गई है इसमें कि 7 गते बैसाख को विवाह होगा, यानी कि अप्रैल मई 1942 में। और जो 100 रुपये आपने भेजे थे वो मिल गया। तो ये जो है ये 5 पत्र हो गए हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी में पत्र बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका इनमें नहीं लूँगा। और उसी प्रकार छठा पत्र है, उसमें भी वही सारी डिटेलें हैं। और इसमें माताजी जो हैं ज़्यादा ही भावुक हो रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लगता है कि परेशान है। ये पत्र 17 नवंबर 1942 का है। और इसमें माताजी उनको लिख रही हैं कि मुझे और कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे एक ही बात की तकलीफ़ है, सिर्फ़ और सिर्फ एक बात की, कि तेरी सूरत बेटा अब मैं कब देखूंगी। तुम्हारे मुंह देखने को मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और इसी लालच में मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, दिन में रात में नींद अच्छी नहीं लग रही है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी के पुण्य प्रताप से आप आनंद रहें, मंगल रहें। और यही चीज़ें लिखी हैं। और साथ में इसमें आगे उन्होंने ये महंगाई ज़्यादा है करके भी कहा है। और उनके एक भतीजे हैं जो ईश्वरी दत्त जी 8 पास हो गए थे, तो उनको ज्योतिष पढ़ाने के लिए कहीं भेजने की इच्छा हो रही है उनकी। और बाकी जो रेट लिखे हुए हैं ये मैंने अपने वैसे लिखा हुआ पत्र को पढ़ के, धान 4 पसेरी का, गेहूँ 2 पसेरी का, घी 12 छटांग का, और भेली 1 रुपये की, मिट्टी का तेल 1 रुपये की बोतल, और कपड़ा जो 2.25 रुपये का थान आ रहा था वो इस समय 7-8 रुपये का थान मिल रहा है करके ये लिखा है। और घाघरा जो है वो 2.25 में आता था, वो 7-8 रुपये का हो गया है। और साथ में इसमें एक दुखद खबर भी इन्होंने यहाँ से भेजी है कि अम्बा दत्त जी का बेटा जो जगन्नाथ थे, उनकी असोज 20 गते को उनका स्वर्गवास हो गया है। और उस समय भयंकर बारिश आई थी। और ये जो सामने आपको चौखुटिया बाज़ार दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ रामगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो उस बाढ़ में ये लिख रहे हैं कि जो उस पर पुल बना हुआ था, अंग्रेज़ों का पुल बना हुआ है, सामने बाज़ार जहाँ दिख रही वहाँ पे रामगंगा पर, तो वहाँ से लेके और कम से कम 500 मीटर इधर तक पूरा पानी फैल गया था। और यहाँ पर एक थोड़ा सा जो जब ऊंचाई शुरू हो जाती है तो वहाँ पे सेठ जी का मकान है, वहाँ तक पानी आ गया था। और उस समय फिर लोगों को आर पार जाने के लिए वहाँ पार जहाँ पुल थी, पुल के जो ऊंचे झूला पुल के पिलर होते हैं उस पर रस्सी बांधी गई। और यहाँ सेठ जी के मकान के पास जहाँ इंटर कॉलेज है वहाँ बड़ के पेड़ पर रस्सियाँ बांधी गई, डबल रस्सियाँ, और एक रस्सी में पेटी बांधी गई। तो उस पेटी में बैठ के एक बार उधर को खींचा जाता था जिसको वहाँ जाना है, और इधर को खींचा जाता था जब इधर आना है। तो उस ज़माने में उसके एक बार आर पार करने के 50 पैसे लगते थे उस समय, 50 पैसे यानी कि 8 आने। तो ये इनका पत्र था 6 नंबर का। और इसी प्रकार से 7वां पत्र उन्होंने लिखा है। और उस समय इसमें जगह का नाम नहीं लिखा, पाई फोर्स लिखा हुआ है। तो ये पाई फोर्स वाले सब कराची जाते थे। इसमें देखो कराची लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में। कराची से इनको फिर फील्ड में जहाँ पर जो लड़ाई के मैदान में होते थे वहाँ भेजा जाता था। तो ये पत्र आपका 23 अगस्त 1943 का है। यहाँ पे लिखा है ये बड़े बड़े अक्षरों में 23/8/42। और ऊपर टॉप में लिखा है, देखिए मेरी उंगली के पास, ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो। ब्रिटिश सरकार की जय लिखना नहीं भूला जाता था। और इस लेटर में केवल ये
8 आने का टिकट है, ये लिफाफा ही 8 आने का है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा टिकट कोई नहीं लगी है। और ये बाय एयरमेल है। ये एयरमेल वाला जो लेटर है ज़्यादा जल्दी जाता था उस ज़माने में। तो इस लेटर की जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें इन्होंने वही माता जी की चिंता बताई है और साथ में ये कहा है कि 7 अगस्त को आपका हमें पत्र मिला, और वहाँ की महंगाई का रोना इसमें भी रोया गया है। और इसमें महंगाई में ये कह रहे हैं कि 5 माणा के गेहूं हैं, 1 नाली का चावल है, 2 नाली के धान हैं, 2 नाली का मडुआ है, 3 नाली का झुंगरा है, झुंगरा भी हमारे यहाँ एक मोटा अनाज होता है, और 2.5 नाली के जौ हैं, 6 छटांग का घी है, 10 छटांग का तेल की बोतल है, और 18 आने की भेली है, और 4 आना गज जो कपड़ा मिलता था वो 17-18 आने गज का हो गया है। मतलब महंगाई वो सूखा और अकाल की वजह से इतनी बढ़ गई थी। और 2.5 रुपये धोती का जोड़ा जो पहले मिल जाता था वो भी 7-8 रुपये का जोड़ा मिल जाता है। और साथ में गांव की भी खबर दी है कि फौज में जो गांव में उस समय भर्ती हुए थे, पिताजी ने लिखा था कि हमारे इलाके के कोई लोग और फौज में भर्ती हुए हैं क्या, तो इन्होंने लिखा है कि श्री जसोत सिंह मनराल जी का लड़का तेग सिंह और गंगा सिंह कोटवाल जी का भतीजा आनंद सिंह कोटवाल दोनों भर्ती हुए हैं। और साथ में पिताजी ने इनको लिखा था कि मैं समुद्र पार अब 3 साल हो गए हैं और बिल्कुल वनवास जैसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि लिख रहे हैं भाई को कि कब हमारा भाई घर आएगा, कब, तो तब हमारे लिए पश्चिम से सूर्य निकलने के समान होगा। और साथ ही इन्होंने हमारे पड़ोस की एक दुखद घटना भी लिखी है यहाँ से कि छोटा हरिदत्त का लड़का, ये हमारे घर के नीचे घर हैं जो, वहाँ छोटा हरिदत्त का लड़का तुलसीदत्त जोशी का भी देहांत हो गया है। तो ये 1943 की बात है। तो उसके बाद 1943 की बात है, ये इनका 7वां पत्र था ये। और उसको 8वां पत्र इनके जीजाजी ने भेजा था। इनकी एक ही बहन थी, वो जीजाजी उनके वहाँ रहते थे ये गरुड़ बागेश्वर ज़िले में, और लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ पे काठगोदाम हल्द्वानी में रहते थे, वहीं से अपने साले को पत्र भी लिखा करते थे। तो ये उनका इसमें कुशल मंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद फिर आपका जो 9वां पत्र है वो 20 अक्टूबर 1943 का है। और इसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय करके पत्र को शुरू किया है, मुकाम बोनेगाड़, और ये 20 अक्टूबर 1943 लिखा है। और इसमें सभी को प्रणाम और आशीर्वाद वगैरह की बात, जो मेन इसकी बातें हैं वो मैंने लिखी हैं कि माता जी को, इनके भाई लिखते थे पत्र को कि जो ईजा हमारे यहाँ माता जी को हम अपनी कुमाऊनी भाषा में ईजा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ईजा को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, वो खाना भी नहीं खा रही हैं और रात को सोती भी नहीं है, और रात दिन लक्ष्मीदत्त मेरे पिताजी का नाम था, तो लच्छी लच्छी करके बोलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनको मनाना। और आज 3 साल से ऊपर हो गया है, तो उनकी हालत आपकी चिंता में ज़्यादा ही ख़राब है, ये उसमें वर्णन किया गया है। और तो उसमें चिट्ठी भेजते समय क्या होता था कि चिट्ठी जब भेजी जाती थी वहाँ फौजी को या बाहर को, ये लिफाफे जो होते थे, तो इसके अंदर उस त्यौहार का, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, हमारा हरेला हो, या अष्टमी का हो, या अन्य जो भी त्यौहार हैं होली वगैरह के, तो उसका थोड़ा सा एक छोटी सी पुड़िया में, नाखून के बराबर पुड़िया में तिलक, चंदन, अक्षत और फूल के 2 छोटे छोटे पीस उसमें भेजे जाते थे और आशीष रखने के लिए कहते थे। और रक्षाबंधन के समय राखी और जनेऊ भी भेजी जाती थी। तो ये उस समय का रिवाज था, उस समय का। तो ये इनके पत्र थे। और उसके बाद जो इनका अगला पत्र है वो है 24/12/1943 का है। ये ऊपर लिखा हुआ है 24/12/1943, मुकाम बोनेगाड़। और ये इसका लिफाफा है उस समय का, ये भी एयरमेल का लिफाफा है और इसकी कीमत भी 8 ही आना है। और इसमें भी पाई फोर्स कराची लिखा हुआ है। तो मतलब उसमें कराची तक ये यहाँ से जाते थे और वहाँ से फिर उनको फील्ड में जहाँ तहाँ भेजा जाता होगा।
तो ये बड़े बड़े पत्र जो साइडों में भी लिखे हुए हैं, आप देखिए साइडों में भी पूरा भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है, और ये पीछे भी इसमें कुछ लिख रखा है। तो पेपर भी उस समय बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। तो ये पत्र है, और इस पत्र में मित्रों ये जो 24 दिसंबर का पत्र है, इसमें कुशल मंगल के अलावा लिखा है कि आपने हमारे पिताजी ने घर को लिखा होगा इनको कि कम से कम 700-800 रुपये की कहीं ज़मीन का बंदोबस्त करना, तो ज़मीन खरीद लेंगे। तो हमारे यहाँ 2 किस्म की ज़मीन होती है, एक तलाऊ वाली कहते हैं, एक उपराड़ कहते हैं। तलाऊ मतलब जो सिंचाई वाली है, उपराड़ मतलब जो बिना सिंचाई वाली है। तो इन्होंने वहाँ को रेट लिखे हैं कि तलाऊ वाली ज़मीन जो है वो 200 रुपया नाली है। नाली का मतलब हमारे उत्तराखंड में नाली में ज़मीन को नापा जाता है, एक नाली में लगभग 2250 स्क्वायर फीट आता है। तो सिंचाई वाली ज़मीन 200 रुपये नाली, और जो बिना सिंचाई वाली उपराड़ वाली ज़मीन है वो 100 रुपये नाली इन्होंने कीमत बताई है। और कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल भी नहीं रही है, जैसे ही मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद कहा है कि 20 जनवरी 43 को आपका पत्र मिला, आपने कहा था कि मैं 1-2 महीने में हवलदार बन जाऊंगा। तो आप अभी बने या नहीं बने? कहने का मतलब यह है कि वो 1943 में या 44 के फर्स्ट 1-2 महीने में हवलदार ज़रूर बन गए होंगे, ऐसा उन्होंने इस पत्र में लिखा है। तो ये उनका था 10वां पत्र। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ उनका, ये उस समय जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं ये पोस्ट कार्ड देख लीजिए, खासकर जो नए बच्चे हैं। हम लोगों ने तो पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय लिफाफे खूब लिखे हैं। तो ये जो पत्र है ये 20 नवंबर 1943 का है, और इसको भी यहाँ से वहीं भेजा गया है। इसमें भी पाई फोर्स करके लिखा हुआ है, ये कराची गई होगी और वहाँ से फिर गया होगा ये उनके फील्ड में, जहाँ भी वो जिस देश में लड़ाई में होंगे। इसमें कुशल मंगल के अलावा बाकी कुछ भी जानकारी नहीं है। और ये है आपके 9, ये है 9 पाई का है उस समय। ये पोस्ट कार्ड जो है 9 पाई का है। तो ये पोस्ट कार्ड है मित्रों, जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें कि पोस्ट कार्ड ऐसा होता था। और आज भी कहीं पोस्ट कार्ड मिले तो इसी प्रकार का होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। और इसके बाद जो उनका अगला पत्र था वो था 21 फरवरी 44 का। ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है 21/2/44, मुकाम बोनीगाड़। तो ये 44 का पत्र है। और इस पत्र में कुशल मंगल के अलावा कोई ख़ास विशेष बात इसमें नहीं है। और बाकी इतना ही लिखा है, ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय, इसमें भी लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे टॉप में लिखा हुआ है ये ब्रिटिश सरकार की बारंबार जय हो। और कुशल मंगल के अलावा माता जी की तो उन्होंने चिंता लिखी ही लिखी है कि उनका तो जीना मुश्किल हो रहा है अपने लड़के के बिना। एक तो सबसे छोटा बेटा वैसे ही प्यारा होता है, और वैसे भी अब इतनी दूर जब वो लड़ाई में यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध में गए हैं, जिस ज़माने में फ़ोन नहीं हो सकता और वहाँ आना जाना संभव नहीं हो सकता है, 7 समुद्र पार हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा एक माँ के लिए अपने बच्चे की कुशल जानना। और पत्र भी इतनी जल्दी नहीं आ पाते होंगे, 2-2, 3-3 महीने में आते होंगे, ऐसा ही ये इनकी तारीखों से मुझे पता लग रहा है। तो मित्रों, और इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। और ये जो हमारे पिताजी का भतीजा था, मेरे ताऊ जी गौरीदत्त जी के जो बड़े बेटे थे श्री ईश्वरीदत्त शास्त्री जी, अब तो वो भी नहीं हैं। तो वो उस समय 8 पास कर चुके थे। तो उसमें इन्होंने इस पत्र में खबर दे रखी है मेरे पिताजी को कि आपका भतीजा ईश्वरी को संस्कृत और ज्योतिष पढ़ाने के लिए यहाँ से 12 मील दूर द्वाराहाट में भेज दिया गया है। और वहाँ वो ब्रह्मपुरी गांव में पंडित नित्यानंद उपाध्याय जी के यहाँ संस्कृत और ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए वो 1 साल का 30 रुपया फीस लेंगे और 26 रुपये महीने का खाना पीना आदि का अन्य खर्चा लेंगे। तो ये इस पत्र में ये इसकी डिटेल दी गई है। और जो आखिरी पत्र है मित्रों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आखिरी पत्र ये है 21 मार्च 1944 का, ये आखिरी पत्र है। और इस पत्र में कोई ख़ास बात नहीं है कुशल मंगल के अलावा।
और ये भी एयरमेल है, ये भी एयरमेल में भेजा हुआ है ताकि जल्दी पहुँचे। और इसमें टिकट जो है वही 8 आने की, एयरमेल में 8 आने की लगती थी। और वेट का भी लिखा होता था उसमें, ये लिखा हुआ है वेट नॉट टू एक्सीड हाफ एन आउंस, मतलब इसका जो वज़न है वो आधे आउंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टू HM फोर्स ओनली। तो ये HM फोर्स के लिए सारी चीज़ें इसमें, केयर ऑफ बेस पोस्ट डिपोट कराची, ये भी इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये लिफाफे भी मुझे लगता है कि शायद ये वहीं से भेजते होंगे, वो पिताजी अपना पत्र भेजते होंगे तो उसके अंदर ये लिफाफे भी वो भेजते होंगे। तो इसमें कुशल मंगल के अलावा और कुछ नहीं है। और इसके बाद मित्रों, उस समय जो मनी ऑर्डर आते थे किसी को भी जो बाहर से, वो तो सिविल वाला भेजे या फौज वाला भेजे, अभी मनी ऑर्डर तो अभी बंद हुए हैं जब से ये मोबाइल से पैसा जाना शुरू हुआ, या उसके बाद टेलीग्राम मनी ऑर्डर शुरू हो गया था, और ये ड्राफ्ट शुरू हो गए थे, फिर बैंक से भी हम अपना मनी को ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इसके बाद ये मोबाइल, इसमें मनी ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो लेकिन पहले मनी ऑर्डर ही था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो मनी ऑर्डर फार्म का मैं ये आपको उसकी जो रसीद जो है, एक रसीद जहाँ पैसा, मतलब मेरे पिताजी ने अगर मेरे को भेजा है तो जब मैं पैसे ले लेता हूँ तो उसमें साइन करता हूँ, उसमें एक हिस्सा रसीद का होता है, वो रसीद वहाँ जाती है, उसको पोस्ट ऑफिस ही पहुँचाता है उसको भी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रसीद का हिस्सा है। ये मेरे पिताजी का एक साइड में एड्रेस है, एड्रेस है, इसमें 100 रुपये हैं, और 100 रुपये इन्होंने अपने जीजाजी श्री परमानंद जोशी जी को उसमें भेजे होंगे। तारीख है 18 फरवरी 1944 की, 18 फरवरी 1944। और ये परमानंद जोशी जी ने साइन किए हुए हैं, इसमें 100 रुपये प्राप्त किया करके लिखा हुआ है। और इसके ऐसे ही 3 पीस और होते थे ऊपर को, ये सबसे लास्ट वाला पीस है। और 3 पीसों में टॉप वाले पीस में एड्रेस होता था, वो यहाँ पोस्ट ऑफिस में रह जाता था। और बीच वाला जो पीस है वो जिस पोस्ट ऑफिस ने डिलीवरी की है, वो बीच वाले पीस को वापस जहाँ से आया था जिस पोस्ट ऑफिस से, वहाँ भेजता था। और ये तीसरा लास्ट वाला पीस जो है, ये जिसने पैसा भेजा है उसके पास जाता था, ताकि उसको पता लगे कि मेरा भेजा हुआ पैसा मेरी माँ, बहन, बेटा, भाई या जिसको भी उन्होंने भेजा है उनके पास पहुंच चुका है। तो मित्रों, ये तो उस समय के पत्रों की बात थी, और इसने पत्रों ने ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये जानकारी भी देनी आपको बहुत ज़रूरी थी, पत्र दिखाने भी बहुत ज़रूरी थे, उनकी डिटेल भी बहुत ज़रूरी थी। अब जब 1944 हो गया, ये पत्रों में हम 41 से हमने शुरू किया था और 1944 में पहुंच गए। और 44 के बाद क्या हुआ, लड़ाई अभी भी समाप्त नहीं हुई थी मित्र राष्ट्रों में और उनके विरोधियों में। तो आपको पता है इसमें कौन सा था, एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, और जो मित्र राष्ट्रों में थे उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया थे। तो उस समय क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था तो युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध बढ़ते बढ़ते आगे 39 से 40, 41, 42, 43, 44 में पहुंच गया। और 45 में जाके दुनिया की जो आज तक की सबसे बड़ी घटना है वो घटी। वो घटना थी अमेरिका द्वारा दुश्मन देश जापान पर परमाणु हमला करना। अमेरिका ने उस समय 6 अगस्त 1945 को जापान के सबसे बड़े शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका, एक ही परमाणु बम फेंका। और उससे उस समय 1,29,000 से ज़्यादा लोग मरे और लाखों लोग घायल हो गए, लाखों अपंग हो गए हैं। और वहाँ 1945 के बाद आज भी 1945 के बाद, जबकि लगभग 80 साल हो चुके हैं, तो वहाँ जो संतानें उत्पन्न होती हैं, कई संतानें अभी भी अपंग होती हैं। शुरू में तो 100% अपंग होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे असर उसका ख़त्म हो रहा है, तो अभी भी कोई अपंग होता है। और जहाँ बम गिरा था
वहाँ पर आज भी घास नहीं उगती है। उस जमाने का बम, आज के जो बम है वो तो उससे लाखों गुना अधिक शक्तिशाली बम है। अगर आज वो बम गिरे तो पता नहीं, वो उसका तो कल्पना ही करना मुश्किल है कि वो कितना नुकसान कर देगा। और मित्रों, उसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने फिर एक बम फेंका। 9 अगस्त 1945 को उन्होंने जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर था नागासाकी, उसमें बम फेंक दिया। और उसमें 2,26,000 लोग मारे गए। 2,26,000 लोग मारे गए। लाखों की संख्या में अपंग हुए, लाखों की संख्या में घायल हुए। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया है। मानवता की उस समय अमेरिका ने वे बम गिरा करके ऐसी की तैसी कर दी। आज जो अमेरिका मानव अधिकारों की दुहाई देता है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी मानव अधिकारों का आज तक पालन नहीं किया। और दुनिया को धता बताते हुए, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे किसी भी देश में, चाहे उसने आतंकवाद के खिलाफ काम किया हो, लेकिन मानवता को कहीं भी उसने ध्यान में नहीं रखा। मानवता को हमेशा नज़रअंदाजी किया। तो ये जो 2 बमों ने लाखों लोगों को मार दिया। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। वो 1940 से 45 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो जो ये बम गिराए गए थे, जो पहला बम 6 अगस्त 45 को हिरोशिमा में गिराया था अमेरिका ने, तो उसका नाम इन्होंने लिटिल बॉय रखा था। क्योंकि जो रूजवेल्ट थे वो छोटे कद के थे और बिल्कुल एकदम यंग और छोटे लगते थे, तो उसका नाम लिटिल बॉय रखा था उस समय उन्होंने। और दूसरे बम का नाम फैटमैन रखा हुआ था। फैटमैन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल, वो बहुत मोटे थे, तो उनको देखते हुए उस बम का नाम उन्होंने फैटमैन रखा। तो मित्रों, ये उस समय की कहानी है। पूरा जापान तबाह हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। और बहुत सारे देश जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, उनकी हेकड़ी निकल गई थी, भुखमरी की नौबत आ गई थी। और दुनिया जो है पूरी तरह से 1945 के परमाणु हमले के बाद बदल चुकी थी। और इसके तुरंत बाद फिर 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त की घोषणा कर दी गई, जिसमें मित्र राष्ट्रों को, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका और रूस थे, उनको विजयी घोषित किया गया। तो 2 सितंबर 45 को युद्ध खत्म हुआ, जो कि पूरे 6 साल चला। 39 से 40, 41, 42, 43, 44, 45, पूरे 6 साल चला। और युद्ध समाप्त होने के बाद फिर भारतीय सेनाएं वापस आनी शुरू हुई, या जो भी वहाँ पे हम तो उस समय ब्रिटिश के अंतर्गत थे, ब्रिटिश सेना कहलाते थे, गुलाम थे हम लोग। तो सेनाएं जब भारत में वापस आई, तो उसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको अपने 2 दिन बाद तीसरे भाग में बताऊंगा। और आज का भाग आपको कैसा लगा उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल फौजी अंकल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये बहुत ही उस समय की हृदय विदारक घटनाएं थी। आप लगाइए कि आज जब हम साल में, जब तक कोई भी फौजी हो वो 2 या 3 बार छुट्टी नहीं आ जाता, तो उसकी जान में जान निकल जाती है। और मेरे पूज्य पिताजी, जो कि लड़ाई शुरू होने से लेकर के और उसके अंत तक 6 साल लगातार 7 समुद्र पार कई देशों में भटकते रहे, और उसके बाद ही वो वापस आए। और इस दौरान वहीं पर जा कर के उन्होंने 2 प्रमोशन भी लिए। वो नायक भी बने और हवलदार भी बने वहाँ पर। लेकिन 1945 में जब वो
फुर्सत होती होगी फौज को तो उस समय कभी कभार गेम भी खेल लिया करते होंगे। तो हमारे पिताजी वॉलीबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर थे। तो उस समय ये कहीं अरब कंट्री की घटना है, तो वो वॉलीबॉल गेम में रेफरी का काम कर रहे थे। तो एक साइड में उनके जवानों की टीम थी, एक साइड में उनके कंपनी कमांडर की टीम थी। तो उसमें एक व्यवस्था होगी कि जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता होगा मैदान से। तो उनके कंपनी कमांडर ने गलती की और हमारे पिताजी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने कंपनी कमांडर को मैदान से बाहर कर दिया। बस फिर क्या था, कंपनी कमांडर महोदय आग बबूला हो गए। आज भी कई अफसर हैं ऐसे फोर्सों में, सेना में, जो कि जिनको ईमानदारी रास नहीं आती है और वो चाहते हैं कि हमारी चमचागिरी करते रहें। लेकिन चंदेक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और उनको चमचागिरी पसंद है। तो उन्होंने प्लानिंग बना लिया कंपनी कमांडर ने कि इसकी फीती उतार के रखनी है। और अगले दिन, उस समय पिताजी बंगाल इंजीनियर के थे, उनके कहीं 2 जगह पर काम चल रहा था, वो हवलदार थे, और उनको दोनों जगह की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में, कि आप इस जगह भी देखेंगे, ए साइड भी देखेंगे, और वहाँ 3 किलोमीटर आगे बी साइड भी देखेंगे। तो जब वो ए साइड का काम देख के बी साइड की ओर जा रहे थे, साइकिल से थे, बीच में थे, तो उसने वही मौके का फ़ायदा उठाया और वो कंपनी कमांडर कहाँ पहुँचा, बी साइड पर। तो वहाँ उसने जवानों को बोला, भाई तुम्हारे हवलदार कहाँ हैं, लक्ष्मीदत्त जोशी? उन्होंने बोला, सर अभी आए नहीं हैं। और उसने उनको अब्सेंट दिखा करके और अपने ऑफिस में बुलाकर और उनकी सरेआम फीती वहाँ उतार दी, हवलदार से उनको वापस नायक बना दिया। तो ये उस समय तानाशाही थी, कुछ लोगों की रही होगी, वो आज भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि इस दुनिया के दस्तूर बदलते नहीं हैं, और बदलते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और 2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अपने इस कस्बे चौखुटिया, जिसको आप इस मेरे वीडियो में भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर घाटी है, गेवाड़ घाटी के नाम से जानी जाती है, और ये मेरा गांव पीपलधार है। मैं इस समय अपने घर में बैठ कर के ये वीडियो आपको बना के तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, सल्यूट।